Hello, my dear student. Welcome again in my YouTube channel, and this is Ankit Tiwari, and you are watching me on the platform of Medical Explain. Today, we will discuss about the second chapter of the biology class 11th, where name is biological classification. Before it, if you are new on this channel, so please do subscribe and press the bell icon by which you can easily gain the notification of next video. So let's start to talk about biological classification. चलिए चीजों को सीखते हैं और बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बहादुर बच्चों, बात को यहाँ हमें ये सीखना है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है वो करना क्यों होता है, क्यों करना होता है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने के पीछे रीजन ये होता है टू मेक इजी टू स्टडी। हम किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है रीजन से करते हैं, उसका नाम है टू मेक इजी टू लर्न, टू मेक इजी टू स्टडी, है ना। उस चीज को पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाए, उस चीज को समझना हमारे लिए आसान हो जाए, इसलिए हम उसको क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे हम क्लास 6, 7, 8 स्टैंडर्ड 9, 10, 11, 12 स्टैंडर्ड का क्लास बनाते हैं और उसमें अलग अलग एज और अलग अलग नॉलेज लेवल के स्टूडेंट को हम वहां रखते हैं। तो हमारे रखने के पीछे रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है ताकि वहां अगर 1000 बच्चे भी एक मेंटल एबिलिटी के, एक एज के और एक किताबों वाले हों तो उन्हें पढ़ाना बड़ा आसान होता है। ठीक है, उसी तरह से हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। धरती पर पहली बार जिसने दुस्साहस किया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने का, उनका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल साहब ने जो है कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। पहला उन्होंने कहा कि देखो भाई, जो प्लांट होते हैं उन प्लांट को आपको 3 भागों में बांटना है। प्लांट को कितने भागों में बांटना है? 3 भागों में बांटना है। पहला हर्ब्स, दूसरा श्रब्स और तीसरा जो है वो ट्री। हर्ब्स, श्रब्स और ट्री में बांटा। हर्ब्स मतलब जिनकी लाइफ साइकिल 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाती है उनको हम हर्ब्स कहते हैं। जिनकी लाइफ साइकिल 2 से 4 साल, 2 से 3 साल चलती है उन्हें श्रब्स कहते हैं। और जो जिनकी लाइफ साइकिल बहुत लॉन्ग चलती है, 1000 साल, 2000 साल, जैसे आप ट्री समझ लीजिए, जैसे फाइकस बेंगलेंसिस हो गया, फाइकस रिलीजियोसा हो गया, है ना। तो फाइकस बेंगलेंसिस is the botanical name of what? Botanical name of burger। और एक होता है फाइकस रिलीजियोसा। फाइकस रिलीजियोसा जो होता है वो होता है बॉटनिकल नेम किसका? ये बॉटनिकल नेम होता है पीपल का। चलिए बात को आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने, एरिस्टोटल ने जो है चीजों को आसान करने के लिए, चीजों को समझने के लिए पहले प्लांट को हर्ब, श्रब्स और ट्री में डिवाइड किया और एनिमल को इस तरह से डिवाइड किया किनके पास रेड ब्लड है और किनके पास रेड ब्लड नहीं है। उसके बाद लगभग 1800 सालों के बाद, लगभग 1800 ईयर के बाद एक नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने फिर दुस्साहस किया क्लासिफिकेशन करने का, जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस साहब ने जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, आप जानते हैं, है ना। अपना ही नाम पहले उन्होंने जो है 2 भागों में बांटा था, कैरोलस लीनियस। उससे पहले उनका नाम था कॉर्न वॉन नील, है ना, जिसको उन्होंने सिंप्लीफाई करके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करके जो अपना नाम कैरोलस लीनियस रखा। चलो बात को आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो इन साहब ने जो है 2 हिस्से में जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। एक कहा धरती पे प्लांट होते हैं और दूसरा उन्होंने एनिमल कहा। पर उन्होंने इसके अलावा जब कुछ नहीं कहा, लेकिन भाई इनका वजूद तो है ही है, क्योंकि इनको काटा नहीं गया, इनको गलत कोई नहीं ठहरा। कहा कि आपका इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है पर आप गलत नहीं हो, है ना। इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन जोड़े जाएंगे। तो भाई चलिए मानता हूं कि किसी ने बहुत अच्छा रोड नहीं बनवाया, रोड पे टाइल्स नहीं लगवाया, लेकिन जो रोड पे मिट्टी ही फेंकवा देता है उसी को माना जाता है कि भाई इसने जो है काम किया, तभी यहाँ आज रोड है। तो वही चीज यहां भी समझना है कि जिसने क्लासिफिकेशन का न्यू रखा, है ना, लगभग 1800 सालों के बाद, उनका नाम था कैरोलस लीनियस, जिन्होंने प्लांट और एनिमल में जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। पर उन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में कोई वार्तालाप नहीं हुई। उसी तरह से
उन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को कहीं डिसाइड नहीं किया, मेंशन नहीं किया। तीसरा फंगाई, जिसका ना कैरेक्टर प्लांट से मिलता था ना एनिमल से मिलता था, ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं करता है और एनिमल के जैसा भी बिहेवियर नहीं रखता है। तो कुल मिलाकर के ये सब 3-4 बातें थी जो कि नहीं इंफॉर्मेशन मिल पाया जिनके बारे में। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन आया और जो नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसको हेकल नाम के साइंटिस्ट ने दिया। क्या नाम था भाई? हेकल नाम था। क्या कहा उन्होंने? चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बहादुर बच्चों, मैंने हेकल से पूछा साहब क्या हाल चाल? उन्होंने कहा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मैंने कहा वाह वाह सर एक बात बताइए, आपने क्या सोचा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने के लिए? कहा सर देखिए हमने ये सोचा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर है ना, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, है ना, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, उनके लिए एक अलग से हम किंगडम बनाते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। क्या बनाते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक यानी कि उनके लिए हम क्या बनाते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा बनाते हैं और उनमें हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। यानी इस तरह से उनके हिसाब से 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसने दिया था, है ना, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसने दिया था उनका नाम था हेकल साहब। हेकल नाम था उनका। उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें पहला जो बात था उन्होंने कहा प्रोटिस्टा रहेगा और बाकी जो लिनेस साहब कहे हैं उनकी बात तो मानना ही पड़ेगा, हमारे आइडियल है, इसलिए प्लांटी तो है और एनिमेलिया भी है। ठीक है, तो इस तरह से 3 किंगडम क्लासिफिकेशन का वजूद आया। पर कहीं ना कहीं जो हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि बैक्टीरिया कहाँ रखा जाए, माइकोप्लाज्मा कहाँ रखा जाए, उनका बिहेवियर इस जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक लोगों से नहीं मैच करता था। तब समय बदला, जमाना बदला और एक नए साइंटिस्ट आए और उनका नाम था, बता सकते हैं, उनका नाम था कोपलैंड और उन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कहा देखो भाई जो यूनिसेलुलर तो ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक तो प्रोटिस्टा ही है, लेकिन साथ में जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए एक अलग किंगडम बनाया जाए और उस किंगडम का नाम मोनेरा रखा गया। तो ये हो गया मोनेरा। फिर दूसरा हो गया प्रोटिस्टा, जिसमें कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे और उसके बाद इसमें लिख लीजिएगा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे, हाँ, और उसके बाद जो है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटी हो गया, हाँ, प्लांटी तो पहले ही से था और एनिमल जो है एनिमेलिया में। पर कहीं ना कहीं फंगस अभी नाराज था, क्योंकि फंगस के कैरेक्टर न तो प्लांट से मिलते थे न तो एनिमल से मिलते थे। बिल्कुल फंगस जो होता है वो अपना भोजन ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है, उसका सेल वॉल काइटिन का बना होता है, सेल वॉल एनिमल के अंदर पाया नहीं जाता है। अगर हम सेल वॉल को बेसिस मान के चलते हैं तो सेल वॉल बैक्टीरिया के अंदर भी पाया जाता है, सेल वॉल प्लांट के अंदर भी पाया जाता है, और सेल वॉल फंगस के अंदर भी पाया जाता है। तो फंगस को कहाँ रखें? प्लांट में रखें कि बैक्टीरिया के साथ रखें कि एनिमल के साथ? अगर एनिमल के साथ रखते हैं तो एनिमल के पास तो सेल वॉल ही नहीं पाई जाती है। बड़ा चिंता का विषय। का एक काम करते हैं, इसको अलग से पढ़ते हैं, है ना। तो फंगाई के बारे में जानकारी ये है कि फंगाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन-एसिटाइल म्यूरेविक एसिड, नाद और नाम से मिलकर के उसका सेल वॉल बना होता है। ठीक है, और साथ में जो है एक चीज और ध्यान देना है कि फंगाई जो अपना भोजन स्टोर करता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है ना, जैसा कि हम लोग स्टोर करते हैं। तो दिस इज अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसने दिया था, पहले तो 4 किंगडम हो गया, 4 किंगडम जिसने दिया था उसका नाम है कोपलैंड, है ना। ठीक है, और उसके बाद हम इसी में 5 किंगडम भी जोड़ दिए। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप समझ जाइएगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है आर.एच. विटेकर साहब ने दिया, है ना, और उन्हीं के क्लासिफिकेशन को बहुत सराहा गया, है ना। आर.एच. विटेकर साहब ने जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और उन्होंने कहा कि भाई देखो फंगाई हो गई, फिर प्लांटी हो गई, फिर एनिमेलिया हो गया, फिर मोनेरा हो गया और प्रोटिस्टा हो गया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया।
पर उन्होंने जो मेन बात कही वो हमें समझना जरूरी है, उनकी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या थे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझने के लिए एक टैग जान लिए, ट्रिक्स ऑफ अंकित तिवारी जान लीजिए। क्या है भाई टैग, समझते हैं और चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक टैग ये है कि मान लीजिए कि अगर आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन याद रखना है तो ऐसा रखेंगे CST PNR। CS मतलब सेल स्ट्रक्चर है ना, CS मतलब सेल स्ट्रक्चर, T मतलब थैलस ऑर्गेनाइजेशन है ना, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। P से फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, ठीक है। और जो N से है वो होता है न्यूट्रिशन, और R से होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इस तरह से उनके जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे वो 5 थे। सेल स्ट्रक्चर का मतलब वो सेल यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, वो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, एक बेसिस वो हो गया। दूसरा बेसिस हो गया थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो बाहर से दिख रहा है उस चीज को ध्यान में रख करके उसके थैलस ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान रखा गया, और उसके बाद हमने जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया। तीसरी चीज फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, यानी कि इसका इवोल्यूशनरी बेसिस पे क्या रिलेशन है। जैसे आपको क्लास 10th स्टैंडर्ड में जो है एक एग्जांपल पढ़ाया गया होगा, जब इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा तो आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में पढ़ाया गया। तो आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स इज व्हाट, आर्कियोप्टेरिक्स इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन व्हाट, बर्ड एंड रेप्टिलिया। बर्ड और रेप्टाइल के बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है ना। इसी तरह से कभी कभी आपसे कनेक्टिंग लिंक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में पूछ लिया जाएगा। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक होता है वो वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्या, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। उसी तरह से अगर आपसे और भी कोई कनेक्टिंग लिंक पूछ लिया जाता है, जैसे मान लीजिए प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक पूछ लिया जाता है, तो प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक जानते कौन होता है, प्लांट और एनिमल के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक होता है वो होता है यूग्लिना। ऐसे बहुत सारी जानकारियां हम आपको अलग से देंगे जो कि थोड़ा सा स्पेशल होती है ना। तो हम स्पेशल क्लास जब लेंगे आपको, रिवीजन क्लास और एक स्पेशल क्लास होगी जिसमें कुछ दमदार बातें, कुछ याद करने वाली बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, उनके लिए हम अलग बनाएंगे, जिससे आपको कंपटीशन के एग्जाम में बैठना और कंपटीशन के क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा। पर थोड़ी बहुत बातें तो समझना ही पड़ेगा कि आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, कनेक्टिंग लिविंग बर्ड और रेप्टाइल है, क्योंकि इसका जो कैरेक्टर है वो रेप्टिलिया और बर्ड दोनों के साथ मैच करता है। उसी तरह से वायरस को नॉन लिविंग माना जाता है, बोला जाता है वायरस इज अ डेड एंड क्रिस्टलाइन मैटर आउटसाइड ऑफ द होस्ट, है ना। और जब वो सेल में चला जाता है, किसी के लिविंग सेल में चला जाता है, तो उसके सेलुलर मटेरियल को यूटिलाइज करता है। तीसरी चीज अगर बात करते हैं यूग्लिना की, तो यूग्लिना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। रीजन क्या है, यूग्लिना जो होता है वो मेक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। आगे चल के हम लोग पढ़ाएंगे, आगे करके जब स्टडी करेंगे तो, पर एक बात थोड़ा सा समझ लीजिए कि मेक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है। यूग्लिना जो होता है मेक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, मतलब जब तक उसको मौका मिलेगा तब तक तो वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, यानी सनलाइट को लेकर के फोटोसिंथेसिस के अंजाम को देता है। पर मान लीजिए दुर्भाग्यवश अगर उसको कहीं से अगर नहीं मिलती है सनलाइट, तब वो क्या करता है, तब वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे साइक्लोप्स ऑफ डैफ्नी यानी कि उस अपने से छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा करके अपनी एनर्जी की आवश्यकता को पूरी करता है, भोजन की आवश्यकता को पूरी करता है। ये समझना आपको जरूरी था। तो मैंने कहा कि जो आर.एस. व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें फाइलोजेनिक रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट था। और फाइलोजेनिक का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशनरी बेसिस पे चीजों को समझना। और इवोल्यूशनरी बेसिस को समझने के लिए हमें जो चीज पर ध्यान देना पड़ता है उसको फॉसिल्स कहते हैं। फॉसिल्स से हमको पता चलता है कि किसका कैसे इवोल्यूशन हुआ है। फॉसिल्स के बारे में आपको क्लास 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है कि डेड मैटर या कहते हैं डेड मैटर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल विच वाज लाइव इन पास्ट, है ना। डेड मैटर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, है ना, विच वाज लाइव इनटू पास्ट इज प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन इज कंसीडर्ड एज ए फॉसिल्स, है ना। वो मैटर जो कि पास्ट में क्या था,
जिंदा था वो अब डेड हो चुका है, डेड मटेरियल जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फॉसिल्स कहते हैं, और हमें एविडेंस ऑफ इवोल्यूशंस के बारे में बताता है, इवोल्यूशंस का एविडेंस क्या है। जब आप पढ़े होंगे तो आपको बताया होगा कि धरती पे पहली बार जो है इनऑर्गेनिक मैटर से, यानी कि जो है उसको हम लोग केमिकल इवोल्यूशन कहते हैं, ऑपराइन फ्रॉम रसिया और हेलाडे फ्रॉम इंग्लैंड ने जो है ये थ्योरी दी थी, जिसको बाद में मिलर नाम के साइंटिस्ट ने प्रूव किया था अपने लैब में, है ना, मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था लैब में लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, और वाटर वेपर को भी लिया था, पानी भी लिया था। 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जब उन्होंने रिएक्शन कराया था तो अमीनो एसिड बनी थी। तो कहा जाता है कि धरती पे आज के डेट में जो इवोल्यूशन का जो मेन जो है बेसिस है, जो मेन थ्योरी है, जो कि हमें थोड़ा बहुत समझा पाती है, वो ये है कि इवोल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं डेड और केमिकल इवोल्यूशन से हुआ है, यानी कि मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर को लेकर के जो है लैब में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि जो है एमिनो एसिड बन पा रहा है ना। तो इस तरह से पता चला एमिनो एसिड, बाद में जो है फिर न्यूक्लिक मटेरियल बनाया, आरएनए बनाया, आरएनए से फिर उसके बाद सेल बना, फिर वायरस बना, फिर डीएनए बना, इस तरह से चीजें इवॉल्व होती रही, और उसके बाद फिर आर्की बैक्टीरिया बना, फिर यू बैक्टीरिया बना, फिर साइनो बैक्टीरिया बना, फिर एल्गी बना, फिर फंगाई बना, एल्गी बना, फिर ब्रायोफाइटा बना, फिर टेरिडोफाइटा बना, फिर जिम्नोस्पर्म बना, फिर एंजियोस्पर्म बना। तो ये पैटर्न ऑफ स्टडी है जिन्हें हमें समझना बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि इवोल्यूशनरी बेसिस पे, फाइलोजेनिक रिलेशन बेसिस पे भी हमें चीजों को समझना जरूरी था, और उन्होंने फाइलोजेनिक जो है बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन को जो आधार माना कि भाई देखो फाइलोजेनिक रिलेशनशिप यानी इवोल्यूशनरी बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे। चौथा चीज न्यूट्रिशन, वो कैसा न्यूट्रिशन लेता है, ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है, सेप्लोजोइक है, सिम्बियोटिक है, इन सब चीजों पे भी उन्होंने ध्यान दिया। और पांचवी बात जो थी वो रिप्रोडक्शन, उन्होंने रिप्रोडक्शन पे भी ध्यान दिया। तो कुल मिलाकर के फाइलोजेनिक रिलेशनशिप और जो है न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन पे भी ध्यान दिया कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल किसमें होता है, और न्यूट्रिशन में देखा कि कौन ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक क्या है, और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप के बारे में बताया कि भाई हमें इवोल्यूशनरी बेसिस पर स्टडी करते हैं, जिसके बारे में हमको फॉसिल्स से जानकारी मिलती है। फॉसिल्स क्या है, डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल व्हिच वाज लाइव इन पास्ट एंड व्हिच विल प्रोवाइड अस एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, जो कि पास्ट में क्या था, लाइव था, और आज की डेट में हमको क्या करता है, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में जानकारी देता है। और ऐसा माना जाता है कि धरती पे जो ऑर्गेनिज्म आए हैं उनका केमिकल इवोल्यूशन हुआ है। केमिकल इवोल्यूशन मतलब हमारे धरती पे पहले रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, यानी ऑक्सीजन नहीं हुआ करता था, तो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन था, बाद में वाटर वेपर बना, और फिर जो है इनके प्रेजेंस में जो है एमिनो एसिड बना, और उसके बाद जो है फिर कहा जाता है क्वार्सरवेट्स बना, फिर उसके बाद वायरस बना, फिर जो है वायरस के बाद उसका इवोल्यूशन हुआ तो आर्की बैक्टीरिया बना, फिर यू बैक्टीरिया बना, फिर साइनो बैक्टीरिया बना, है ना, फिर उसके बाद एल्गी बनी, फिर ब्रायोफाइटा बना, फिर टेरिडोफाइटा बना, फिर जिम्नोस्पर्म बना। जब प्लांट जो है बन गए धरती पे तो उसके बाद पानी से, पहले पानी में लाइफ आई, फिर लैंड पे लाइफ आई, ऐसा माना जाता है, इसलिए एल्गी पहले आई, उसके बाद जो है बड़े बड़े पेड़ आए। उसके बाद पानी से ही ह्यूमन बीइंग का भी इवोल्यूशन हुआ। पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर में पाया गया, है ना, क्योंकि यूग्लिना क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल है, तो उससे जो है इवोल्यूशन हुआ। तो पहले माना जाता है कि प्रोटोजोआ आया, फिर पेरिफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज, फिर एस्किलहेल्मिन्थीज, फिर जो है एनिलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर जो है इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकार्डेटा, फिर कार्डेटा, उसके बाद वर्टिब्राटा, वर्टिब्राटा, फिर यूरोकार्डेटा, एंटिग्नोकार्टा और सिफेलोकार्डेटा। ऐसे तीन भागों में फिर से वर्टिब्राटा को डिवाइड किया जाता है, जो है कार्डेटा को डिवाइड किया जाता है, और इस तरह से पूरा सिस्टम हमको समझना होता है। कुल मिला के कहने का सेंस क्या है कि ये रहा क्या, आरिस व्हिटेकर का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बात को और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तो चीजें हमें ज्यादा फील आएंगी। चलिए इसको मिटाते हैं, और अब हम सीखेंगे कि आरिस व्हिटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो कैसे था। तो ये तो समझ में आ गया। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल वूज, है ना, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल वूज। उन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में इस चीज को ध्यान में रखा कि देखो भाई, एक होता है आर्की बैक्टीरिया यानी कि प्रिमिटिव बैक्टीरिया, है ना, और एक होता है यू बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रू बैक्टीरिया, है ना। ये दो चीजें होती हैं जिनके बारे में हमको समझना
जरूरी था, उन्होंने कहा कि भाई बैक्टीरिया को भी दो भागों में डिवाइड करो, एक आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, यानी उन्होंने किंगडम मोनेरा को ही फिर से डिवाइड कर दिया और इस तरह से अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम एक एक किंगडम के बारे में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा से। तो देखो बच्चों, किंगडम मोनेरा में हमें जो स्टडी करना है वो जितने भी बैक्टीरिया हैं, बोला जाता है बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ द बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, है ना। बैक्टीरिया क्या है, किंगडम मोनेरा का एक सोल मेंबर है, एक अकेला मेंबर है। दूसरी चीज, तो बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, ये समझना है थोड़ा। उसके बाद हमें समझना है कि शेप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को डिवाइड किया जाता है शेप के बेसिस पे, है ना। तो एक डिवाइड किया जाता है रॉड से, है ना, एक रॉड से बैक्टीरिया होती है, एक स्पाइरल से बैक्टीरिया होती है, एक कॉमा से बैक्टीरिया होती है ना, एक कॉमा से बैक्टीरिया होती है, और एक क्या होती है, एक रॉड शेप हो गई, एक स्पाइरल शेप हो गई, एक कॉमा शेप हो गई, और एक क्या होती है बच्चों, एक होती है आपका स्फेरिकल यानी कि कोकाई बैक्टीरिया। स्फेरिकल यानी कि कोकाई बैक्टीरिया हो गया, तो कोकाई बैक्टीरिया स्फेरिकल हो गया। कॉमा शेप में वाइब्रियो यानी कि वाइब्रियो कॉलरी नाम का बैक्टीरिया होता है, वो हो गया। स्पाइरल में स्पाइरुलिना होता है, हाँ, स्पाइरुलिना जो हो गया। स्पाइरल में क्या होता है, स्पाइरल में स्पाइरिलम होता है, स्पाइरल में स्पाइरिलम होता है, हाँ। स्पाइरिलम जो होता है वो होता है क्या, स्पाइरल शेप में, और रॉड शेप में आपका बैसिलस नाम का बैक्टीरिया हो जाता है। ठीक, चलिए, अगर इतना आप जानते हैं तो बात को और आगे बढ़ाते हैं और हम सीखते हैं कि भाई बैक्टीरिया के बारे में और क्या है। तो नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था बैक्टीरिया के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो पहली बात तो बैक्टीरिया के बारे में ये है कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो वेरी सिंपल होता है, पर उसका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। यानी स्ट्रक्चर बोला जाता है, स्ट्रक्चर जो होता है उसका सिंपल होता है, और उसका जो बिहेवियर होता है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। और पूरी दुनिया में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा मोस्ट न्यूट्रिशनल बायोडायवर्सिटी इन्हीं के अंदर पाया जाता है। मोस्ट न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इन्हीं के अंदर पाया जाता है, जिसे हम मेटाबॉलिक जो है डाइवर्सिटी भी कह सकते हैं। तो पूछा गया है कि मैक्सिमम न्यूट्रिशनल, आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बैक्टीरिया शो करते हैं। अब बैक्टीरिया को फिर से फर्दर कुछ भागों में डिवाइड किया गया। बैक्टीरिया दो तरह का होता है, एक ऑटोट्रॉपिक और एक हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होता है वो दो होगा, कीमो ऑटोट्रॉपिक, है ना, और एक होगा फोटो ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक में आयरन एंड सल्फर बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, और जो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया यानी कि साइनोबैक्टीरिया इज अ व्हाट एग्जांपल ऑफ फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। अब अगर बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक नाम की बैक्टीरिया की, तो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में जितने भी आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो गए, या जितने भी आपका जो कह सकते हैं कि जो पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं, जो पैरासाइट होते हैं, है ना, जो बीमारी काज करते हैं, ये सब क्या है, दिस इज ऑल और व्हाट पैरासिटिक बैक्टीरिया, जो कि बीमारी काज करने वाले बैक्टीरिया। आगे हम सीखेंगे बैक्टीरिया के बारे में, उसका यूजफुल वर्क क्या है बैक्टीरिया का, और हार्मफुल वर्क क्या है, समझ रहे कि नहीं। तो ये हो गया हमारा बैक्टीरिया के बारे में कि ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया और फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, है ना। ऑटोट्रॉपिक में कीमो ऑटोट्रॉपिक और फोटो ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है कि वो केमिकल एनर्जी को तोड़ता है, और तोड़ करके जो उसमें से एनर्जी निकलती है उसको ये यूटिलाइज करता है। और जो फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है वो क्या करता है, वो होता है फोटो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, एनर्जी को बनाता है। और एक हो गया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये क्या होता है, ये होता है कीमो हेटेरोट्रॉपिक। कीमो हेटेरोट्रॉपिक का मतलब होता है कि केमिकल एनर्जी को रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन में से अपने से जो एनर्जी निकल रही है उससे ये अपना जीवन यापन करते हैं। यानी ये क्या करते हैं कि ये प्रोड्यूस नहीं कराते हैं, वो रिएक्शन होता है और उसमें से जो इनको एनर्जी मिलती है उससे जीते हैं। और यहाँ ये लोग बनाते हैं एनर्जी, अंतर है, यहाँ ये यूटिलाइज करते हैं और यहाँ बनाते हैं, है ना। एक घर में लोग होते हैं जो कि खाना बनाते हैं और यूटिलाइज करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, यहाँ यूटिलाइजेशन होता है
और यहाँ बना करके यूटिलाइजेशन होता है। तो डिफरेंस है, कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जब एनर्जी बनती है तो उसको यूटिलाइज करते हैं, और जो कीमो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है वो एनर्जी जो रिलीज होती है सीधे उसको यूटिलाइज करते हैं। ये डिफरेंस होता है। समझ में आ रहा है? बात को आगे बढ़ाते हैं और चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं। तो बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा गया था, आर्की बैक्टीरिया अब और यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में समझते हैं। आर्की बैक्टीरिया को बोला जाता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया। प्रिमिटिव टाइप इसके लिए से बोला जाता है क्योंकि इसमें कहानी यूं होती है बच्चों कि ये जो बैक्टीरिया होता है वो एडवर्स कंडीशन को टॉलरेट कर सकता है। टॉलरेट कैसे करता है? जैसे मेथेनोजेन, जो मेथेनोजेन होते हैं यानी कि जो गट ऑफ इंटेस्टाइन, गट ऑफ द रूमिनेंट्स में पाए जाते हैं, यानी कि जो इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जो रूमिनेंट्स एनिमल जो घास फूस खाते हैं उनका 4 हिस्सा होता है, रिमन, ओमासम, एबोमासम और रेटिकुलम। उनके जो इंटेस्टाइन का 4 हिस्सा होता है, रिमन, ओमासम, एबोमासम और रेटिकुलम। ये 4 जो है उनके जो है बॉडी का हिस्सा होता है, ठीक है, मतलब बॉडी का नहीं, उनके जो इंटेस्टाइन का हिस्सा होता है, ठीक है, उनके इंटेस्टाइन का 4 हिस्सा होता है, रुमन, ओमासम, एबोमासम और रेटिकुलम, ठीक। उसमें जो र्यूमेन होता है वो सबसे बड़ा होता है, उसी में जो है मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कभी कभी या कभी क्या अक्सर जो है उनके अंदर सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये एडवर्स कंडीशन को टॉलरेट कर पा रहा है, ठीक है। दूसरा होता है जो हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग में जो पाए जाते हैं उनको थर्मो एसिडोफिल कहते हैं। थर्मो एसिडोफिल ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे कि जहाँ वोल्केनो होते हैं वहां से अगर पानी निकल रहा है, ठीक है, तो वहां बहुत ज्यादा हॉट पानी निकलता है, बहुत गर्म पानी निकलता है, और उस गर्म पानी में जो है ये बैक्टीरिया पाया जा सकता है, तो उनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल। इसी तरह से हाइपर सैलाइन लैगून, यानी कह सकते हैं जहाँ बहुत ज्यादा सॉल्ट है ना, बहुत ज्यादा सॉल्ट है, उस वाले एरिया में जो पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग हेलोफिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? हेलोफिल्स बोलते हैं। तो दीज आर द सम आर्की बैक्टीरिया व्हाट वी हैव टू फोकस हियर। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई शुरुआत, नई दिशा और नए जोशो जुनून के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।